डिस्क्लेमर। दोस्तों, ये कहानी लेखक द्वारा लिखी गई एक काल्पनिक कहानी है, जिसमें नाम, जगह, वस्तु और दर्शाए गए पात्र इत्यादि इस काल्पनिक कहानी का भाग है। ये कहानी सिर्फ आपके मनोरंजन के लिए बनाया गया है। अगर इसमें से कोई भी पात्र आपके जीवन से मिलता है तो यह एक संयोग है, और अगर हमसे कोई त्रुटि हुई हो तो हमें क्षमा करें। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं आज की कहानी को। स्वर्ग की गोल्डन बुक। नीलेश, जिसे अभी अभी पता चला था कि उसका सबसे अच्छा दोस्त आज ही अपने घर लौट रहा है, जो क्षितिज राज्य में था, और क्षितिज राज्य से धीरेन्द्र शाह भी था, और उसके मृत्यु के साथ साथ क्षितिज राज्य में शाह परिवार का तख्तापलट होने की बात भी प्रकाश द्वारा नीलेश को पता भी चल भी गया था। वैसे इस बात का अंदेशा नीलेश यानी कि धीरेन्द्र को था कि उसके मृत्यु के पश्चात उसके परिवार को सत्ता से हटाने का षड्यंत्र अवश्य होगा। इसलिए उसे इस बात की हैरानी नहीं थी, क्योंकि इस बात के लिए वो पहले से तैयार था। उसे चिंता थी तो बस अपने पिता यानी कि महाराजा वीरेंद्र शाह की, क्योंकि ऐसा ना हो कि सत्ता को हथियाने के चक्कर में उसके पिता की भी कहीं हत्या ना हो जाए। वैसे नीलेश को इस बात की भी चिंता थी कि अगर प्रकाश अपने राज्य यानी कि क्षितिज देश चला जाएगा तो वो इस मार्शल आर्ट स्कूल में अकेले क्या करेगा, परंतु वो उसे रोक भी तो नहीं सकता था। इसलिए नीलेश कहता है, ठीक है भाई प्रकाश, हो सके तो जल्दी लौट आना, और हाँ, हो सके तो महाराज वीरेंद्र शाह के बारे में भी कुछ पता लगाना, वो ठीक है या शत्रु ने उन्हें भी कही उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर नीलेश चुप हो जाता है, क्योंकि ऐसा कुछ हो इस बारे में वो आगे बोलना भी नहीं चाहता था। नीलेश को भावुक होता देख प्रकाश को लगता है कि उसके जाने पर नीलेश भावुक हो रहा था, मगर नीलेश अपने पिता के लिए चिंतित था, क्योंकि उसके माता के गुजर जाने के पश्चात इस दुनिया में उसका पिता ही था जो उसे बहुत प्यार करते थे, उसका ख्याल रखते थे। ऐसे में उन्हें कुछ हो जाए तो वो कैसे बर्दाश्त कर सकता था। खेर प्रकाश को छोड़ने उसके साथ बाहर तक आता है, जहां प्रकाश को लेने उसके घराने का एक उड़ने वाला बीस्ट आया हुआ था, जिस पर उसका चालक बैठा हुआ था। अच्छा तो भाई नीलेश, अपना ख्याल रखना, हो सके तो जल्दी वापस लौटने की कोशिश करूंगा, और हाँ, तुम्हें पता है ना, कल तुम्हारा एक्सपर्ट लेवल का टेस्ट भी है। हो सके तो अच्छे नंबर लेकर आना, ताकि हम दोनों भाई फिर से एक साथ एक ही क्लास में बैठ पाए। प्रकाश के इस बात पर नीलेश मुस्कुरा देता है और पुनः अपने कमरे में चला जाता है। कमरे में पहुंचने के पश्चात नीलेश ध्यान लगाने के लिए बैठ जाता है, और फिर धीरेन्द्र शाह के उन सभी यादों से उन तकनीकों को याद करने लगता है, जिससे नीलेश का शरीर जल्दी से तैयार हो जाए, ताकि वो अपना लेवल बढ़ा करके अपने सोल पावर को इस्तेमाल कर सके। गहरे ध्यान में बैठे नीलेश की चेतना ध्यान के नीले आकाश में पहुंच गया था, जहां अब उसे एक लाल प्रकाश की एक छोटी सी बिंदु दिखाई पड़ रहा था। ये लाइट कैसा है? आज से पहले तो कभी भी ध्यान लगाने पर ऐसा कुछ देखा तो नहीं था। मुझे थोड़ा पास जाकर के देखना चाहिए। ये सोच करके नीलेश की चेतना उड़ते हुए उस प्रकाश के पास जाने की कोशिश करता है, परंतु जैसे जैसे वो पास जा रहा था उसे भीषण गर्मी का एहसास हो रहा था, मानो अभी उसे जलाकर राख कर देगा। तभी एक गंभीरता से भरी आवाज उसकी चेतना में गूंजती है, धीरेन्द्र, तुम्हें मैंने एक अवसर दिया है ताकि तुम मेरी सत्ता को प्राप्त कर सको। नीलेश के शरीर को तुम जितना कमजोर समझ रहे हो, दरअसल वो उतना कमजोर है नहीं, इसलिए तुम खुद को आगे बढ़ाने पर ध्यान लगाओ। यह आवाज सुनकर के धीरेन्द्र को ऐसा लग रहा था मानो उसके अंदर एनर्जी का प्रवाह तेज हो गया हो, कि तभी उस लाल प्रकाश के ऊर्जा से एक गोल्डन बुक निकल कर आता है, जिसे देख करके धीरेन्द्र शाह उर्फ नीलेश चौंक जाता है। गोल्डन बुक के प्रकट होते ही नीलेश की चेतना में फिर से एक आवाज गूंजती है, ये स्वर्ग की गोल्डन बुक है जो तुम्हारी बहुत काम आएगी। मैं तुम्हारा प्रतीक्षा कर रहा हूँ। इतना कहकर वह प्रकाश गायब हो जाता है। नीलेश यानी कि धीरेन्द्र की चेतना उड़ते हुए उस गोल्डन बुक के पास जाता है, और उस किताब को देखने के लिए जैसे ही उसे पकड़ता है, वो एकदम से ऊर्जा बनकर के गायब हो जाता है, जिसे देख जर नीलेश यानी कि धीरेन्द्र की चेतना देखता ही रह जाता है। इसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये हुआ क्या। अजीब बात है, क्या ये मेरे साथ कोई मजाक था, और मेरे ध्यान में कोई दूसरे की चेतना शक्ति कैसे प्रवेश कर सकता है? आखिर वो कौन था? उसने मुझे दोबारा से अवसर देने की बात क्यों कही? क्या मेरे इस शरीर में प्रवेश करने का कारण वही लाइट थी क्या? इस तरह से कई सारे प्रश्न करते हुए नीलेश की चेतना खुद से बातें करने लगा था, कि तभी उसे जोरदार झटका लगता है, क्योंकि जो गोल्डन बुक कुछ देर पहले गायब हो गया था वो उसके चेतना के अंदर प्रवेश कर गया था, जिस कारण नीलेश का ध्यान भंग हो जाता है। आंखें खुलने पर वो पाता है कि उसके शरीर में की त्वचा धीरे धीरे लाल होती जा रही थी, मानो जैसे अंदर ही अंदर से जल रहा हो, और उस जलन को सहन करना नीलेश के लिए भी काफी मुश्किल था। उसके शरीर के कपड़े उस लाल पड़ते त्वचा के कारण जलकर राख हो गए थे। नीलेश अपने दांत पीसते हुए दोनों हाथों को मुट्ठी कर घुटनों के बल बैठ जाता है। दर्द इतना ज्यादा था कि नीलेश अपना होश खो बैठा था। कुछ देर बीतने के पश्चात जब नीलेश फिर से अपनी आंखें खोलता है तो वो पाता है कि अब सब कुछ सामान्य हो गया था, और उसकी त्वचा पहले से काफी ज्यादा साफ और चमकदार दिखाई पड़ रहे थे। उसके शरीर के बनावट में अब बदलाव आते हुए थोड़े मस्कुलर से हो गए थे, जिसे देख नीलेश के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाता है, क्योंकि उसे मालूम हो गया था कि अब नीलेश का शरीर पहले से काफी ज्यादा मजबूत दिखाई पड़ रहा है। शायद ये उस गोल्डन बुक का असर था, जिसके चलते इतने कम समय में नीलेश का शरीर पहले से अब मजबूत लग रहा था, परंतु अभी भी नीलेश की बॉडी सोल पावर को ऑब्जर्व या फिर इस्तेमाल करने योग्य नहीं था। पर कुछ नहीं से थोड़ा बहुत भी कभी कभी बहुत ज्यादा खुशी देती है। ये बात आज धीरेन्द्र शाह यानी कि अपने नए नीलेश को अच्छे से पता चल रहा था। उसे कुछ देर बाद ध्यान आता है कि उसके शरीर में एक भी कपड़ा नहीं है, और वो कपड़े पहनने के लिए अलमारी खोलकर एक कपड़ा निकाल कर पहन लेता है। वैसे नीलेश ने सोच रखा था कि आज वो कुछ खरीदारी करने प्रकाश के साथ बाजार जाएगा, परंतु अचानक से प्रकाश के जाने और अपने राज्य और शाह परिवार के बारे में सुनकर के उसका मूड ऑफ हो गया था, इसलिए वो ध्यान लगाने अपने कमरे पर लौट आया था। परंतु अब नीलेश मन बनाकर कुछ सोने और चांदी के सिक्के लेकर के बाजार की ओर निकल पड़ता है।
मार्शल आर्ट के हॉस्टल से बाजार ज्यादा दूर नहीं था, इसलिए नीलेश जल्दी ही बाजार पहुंच जाता है और फिर बाजार पहुंचते ही वहां का नजारा देखकर उसे बड़ी निराशा होती है, क्योंकि इतना छोटा और मामूली बाजार आज तक नीलेश यानी कि धीरेन्द्र शाह ने कभी देखा नहीं था। इसलिए उसे अब इस बात की उम्मीद कम ही लग रही थी कि उसके पसंद की चीजें शायद ही उसे यहाँ मिल पाए। खैर, आगे बढ़कर नीलेश बाजार में घूमते हुए सबसे पहले अपने लिए कपड़े खरीदने के लिए एक दुकान में जाता है, जहां बाकी के दुकानों से कुछ अच्छे कपड़े दिखाई पड़ रहे थे। आपका स्वागत है महोदय, आप एकदम सही दुकान पर आए हैं महाशय। आपको मैं यकीन दिलाता हूँ कि आपको यहाँ एक से बढ़कर एक नायाब कपड़े मिलेंगे, जिसे देखकर आपका अंतरात्मा खुश हो जाएगी। ये कहते हुए नीलेश को बैठने के लिए दुकान का वह कर्मचारी एक कुर्सी देता है और वो नीचे बैठ करके कहता है, कहिए महाशय, आप किस तरह के कपड़े देखना पसंद करेंगे? वैसे आप देखने में किसी राजकुमार की तरह लग रहे, तो सबसे पहले मैं आपको क्षितिज देश के राजकुमार द्वारा पहने जाने वाले कपड़े दिखता हूँ, जो आपको बहुत पसंद आएगी। दुकानदार की बातें सुनकर के नीलेश सोच में पड़ जाता है और मन ही मन खुद से बातें करते हुए सोचता है, क्षितिज देश के राजकुमार के जैसे कपड़े, लगता मेरे पसंद के कपड़े आखिर मुझे मिल ही जाएंगे। तभी दुकानदार एक कपड़े को बाहर निकाल कर नीलेश को दिखाते हुए कहता है, ये कपड़ा राजकुमार धीरेन्द्र शाह को काफी ज्यादा पसंद था और इस तरह के बारीक काम किए गए कपड़े को राजकुमार अक्सर पहना करते थे। अगर इसे पहनकर बाजार में निकलेंगे तो सभी लड़कियां आपको राजकुमार समझकर पीछे ही पड़ जाएंगे, मैं ये वादा करता हूँ आपसे। उस कपड़े को देख करके नीलेश की नाक और भौहें दोनों सिकुड़ जाता है, क्योंकि दुकानदार ने अभी अभी जो कपड़ा दिखाया था वैसे कपड़े उसने कभी पहने ही नहीं थे और ना ही उसे इस तरह के भारी और ज्यादा डिजाइन किए हुए कपड़े पसंद थे। इस तरह उसे यह साफ पता चलता है कि दुकानदार अपना कपड़ा बेचने के लिए राजकुमार धीरेन्द्र शाह का नाम इस्तेमाल कर रहा था, क्योंकि धीरेन्द्र शाह देखने में काफी सुंदर दिखाई पड़ता था और उसके पीछे लड़कियां पागल थी, तो सभी लड़के चाहते थे कि वो भी उसके तरह ही दिखाई दे। ऐसे में जब कोई दुकानदार धीरेन्द्र शाह के नाम पर कुछ भी बेचता था तो लड़के हो या लड़कियां झट से खरीद लेती थी, और शायद आज भी दुकानदार ऐसा ही कुछ करना चाहता था, जो कि वो अब पकड़ा गया था। मैंने तो कभी भी राजकुमार धीरेन्द्र शाह को ऐसे कपड़े पहनते हुए नहीं देखा। वो तो साफ और साधारण कपड़े पहनना पसंद करते थे। ये बात सुनकर के दुकानदार चौंक जाता है। क्या आप राजकुमार धीरेन्द्र शाह से मिले हैं? तब नीलेश मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ, मेरे दोस्त के पिता उनके भवन में अधिकारी थे, तो मुझे कुछ दिन उन्हें पास से देखने का अवसर मिल गया था। अपनी बात उल्टा पड़ता देखकर दुकानदार फिर मुस्कुराते हुए कहता है, तो अच्छा, आप बताएं किस तरह का कपड़ा पहनना आप पसंद करेंगे महोदय? जिस पर नीलेश कुछ कपड़े छाट कर उसे लेते हुए उसका मूल्य देकर के कहता है, अपने फायदे के लिए किसी को झूठ बोलकर बेवकूफ बनाना अच्छी बात नहीं है। अगर ऐसा फिर से हुआ तो मार्शल आर्ट स्कूल से आपकी शिकायत कर दूंगा। ये बात सुनकर के दुकानदार नीलेश से क्षमा मांगता है, क्योंकि मार्शल आर्ट स्कूल के छात्रों द्वारा ही उस बाजार में अच्छा व्यापार होता था, जिस कारण सभी मार्शल आर्ट स्कूल के खिलाफ नहीं जाते थे और ना ही कुछ बोलते थे। खैर, और भी कुछ अपनी जरूरतों का सामान खरीदने के पश्चात नीलेश अब अपने हॉस्टल की ओर बढ़ता है, क्योंकि अब सूरज डूब गया था तो रात होने को था, इसलिए नीलेश जल्दी से हॉस्टल पहुंचना चाहता था। परंतु रास्ते में अचानक नीलेश की चेतना को खतरे का आभास होता है, परंतु नीलेश बिना रुके चलते ही जा रहा था कि फिर से उसके चेतना में दृश्य दिखाई पड़ता है कि उसके पीछे नकाब पहने 6 से 7 लोग उसका पीछा कर रहे थे और सुनसान सड़क आने पर अचानक से वे लोग उसका रास्ता रोकते हुए उनके आगे खड़े हो जाते हैं। बाजार से लौटते समय अचानक से नीलेश को कुछ 6 से 7 लोग सामने से उसका रास्ता रोक लेते हैं। खास बात यह थी कि नीलेश को इस बात का आभास पहले ही हो गया था, जैसे उसके चेतना को पहले से ही खतरे का आभास हो गया हो। सामने आते ही नकाब से पूरी तरह अपना चेहरा ढके हुए उन 7 लोगों में से एक आगे बढ़ता है, जो उनका लीडर लग रहा था। वो कहता है, नीलेश माथुर, तुम्हें क्या लगा था हम तुम्हें पहचान नहीं पाएंगे? तुम्हारे परिवार ने जो कुछ किया है उसकी सजा तुम्हें भी भुगतना होगा। इतना कहा कार नीलेश को मारने के लिए वह 7 नकाबपोश लड़ाकू आगे बढ़ते हैं। उनके हाथ में थामे हुए धारदार तलवार की चमक पूर्णिमा के चंद्रमा में भी चमक रही थी। उनमें से एक लड़ाकू सीधे नीलेश के ऊपर तलवार से वार करने जा ही रहा था कि तभी अपने 2 उंगलियों से तलवार को पकड़कर उसे कोई तोड़ देता है। अचानक से किसी के द्वारा उनके तलवार को मात्र 2 उंगलियों से तोड़ता देखकर वह लोग 2 कदम पीछे की ओर हट जाते हैं। प्रिंसिपल अक्षय परिहार, देखो, तुम्हें हमारे मामले में इस तरह बीच में टांग नहीं अड़ाना चाहिए। तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम अपने मार्शल आर्ट स्कूल तक सीमित रहो। इस तरह से धमकी देते हुए उन रहस्यमयी हमलावर सामने खड़े मार्शल आर्ट स्कूल के प्रिंसिपल अक्षय परिहार को घूरने लगते हैं। प्रिंसिपल अक्षय परिहार अपने कपड़े को ठीक करते हुए एक हाथ पीछे करते हुए उंगलियों से उनकी ओर संकेत कर कहते हैं, मैं यह नहीं जानता कि तुम लोग कौन हो और क्यों नीलेश की जान लेने पर तुले हुए हो, परंतु तुम्हें यहाँ भी नहीं भूलना चाहिए कि नीलेश मेरे मार्शल आर्ट स्कूल का एक छात्र है और मेरे किसी भी छात्र की सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी है। ये कहते हुए प्रिंसिपल अक्षय परिहार अपने सोल पावर के एनर्जी को प्रयोग करने के लिए एनर्जी को सक्रिय करते हैं, जिससे उनके चारों ओर एक नीले रंग की आभा तैयार होने लगती है, जिसे देखकर वह 7 नकाबपोश भाग खड़े हो जाते हैं। उन नकाबपोश को भागता देखकर प्रिंसिपल अक्षय परिहार चैन भरी सांसें लेते हुए नीलेश माथुर की ओर मुड़कर कहते हैं, नीलेश, तुम्हें मार्शल आर्ट स्कूल के हॉस्टल के नियम पता होने चाहिए। तुम जानते हो ना, रात को बाहर रुकना, वह भी बिना किसी के परमिशन के बगैर, इसे नियम को तोड़ना माना जाता है। ये तुम्हारी पहली भूल थी, इसलिए मैं तुम्हें माफ कर रहा हूं, लेकिन अगली बार इस बात की तुम्हें कोई माफी नहीं मिलने वाली, यह बात ध्यान रखना। इतना कहकर प्रिंसिपल अक्षय परिहार आगे बढ़ जाते हैं। फिर कुछ दूरी पर रुककर पीछे मुड़कर देख कहते हैं, वैसे कल तुम्हारा एक्सपर्ट लेवल का टेस्ट है ना? मुझे लगता है तुम्हें अपनी टेस्ट की तैयारी करनी चाहिए। इतना कहकर अक्षय परिहार वहां से चले जाते हैं। नीलेश कुछ देर वहां खड़े रहकर के यहाँ सोच रहा था कि आखिर अभी अभी उसके साथ हुआ क्या था। आखिर वह नकाबपोश कौन थे? नीलेश को मारना क्यों चाहते थे?
आखिर नीलेश के परिवार ने ऐसा क्या किया था कि वह लोग उसके खून के प्यासे हो गए थे। इन सब बातों को सोच सोच कर ही नीलेश का अब सर दर्द करने लगा था। जाहिर सी बात थी, उसे इन प्रश्नों का कोई उत्तर मिलने वाला नहीं था, क्योंकि वह खुद भी नीलेश के बारे में कुछ नहीं जानता था और ना ही उसके डायरी में उसके अतीत के बारे में कुछ लिखा हुआ था। शायद हो सकता था कि नीलेश खुद भी यहाँ कुछ भी नहीं जानता था, परंतु प्रिंसिपल अक्षय परिहार का अचानक से वहां आ जाना नीलेश को थोड़ा खटक रहा था। खैर, इन सब बातों से उसका क्या लेना देना, ये सोचकर नीलेश अपने हॉस्टल के कमरे की ओर बढ़ जाता है। बाजार घूमते घूमते वह काफी थक गया था, इसलिए बिस्तर पर लेटे ही उसे गहरी नींद आ जाती है। अगली सुबह हमेशा की तरह हॉस्टल और मार्शल आर्ट स्कूल में चहल पहल थी। नीलेश भी तैयार होकर के मार्शल आर्ट स्कूल पहुंच गया था। उसे यह बात पता तो था कि आज उसे एक स्पोर्ट लेवल का टेस्ट देना है, परंतु ये टेस्ट उसे कहां जाकर के देना है ये बात उसे पता नहीं था। मार्शल आर्ट स्कूल एक 4 मंजिला बिल्डिंग थी, जहां हजारों स्टूडेंट्स मार्शल आर्ट सीखने वहां आते थे, और उन हजारों स्टूडेंट्स में से किसी एक को भी नीलेश जानता नहीं था। जिसे वह जानता था आज उसके साथ नहीं था। ऐसे में वह कहां जाए और क्या करे, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। ऐसी विकट परिस्थिति में नीलेश मार्शल आर्ट स्कूल के परिसर में खड़ा होकर के टुकुर टुकुर सामने स्कूल के बिल्डिंग को देखे जा रहा था। तभी पीछे से कोई उसके कंधे पर हाथ रख कहता है, नीलेश, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आज तुम्हारा एक्सपर्ट लेवल का टेस्ट है ना? तो फिर टेस्ट ना दे करके इस तरह परिसर में खड़े क्यों हो? पीछे मुड़कर देखने पर नीलेश अपने सामने एक 28 से 30 साल के युवक को सामने खड़ा पाता है, जिसने काला कोट पहना हुआ था। उसके सीने पर 2 सितारे चमक रहे थे और उन सितारों के नीचे लिखा हुआ था मास्टर टीचर रोहन बजाज। अपने सामने खड़े उस युवक के सीने पर 2 सितारे और उसके नीचे लिखे हुए नाम और पद को देखकर वहां समझ गया था कि सामने खड़ा युवक मार्शल आर्ट स्कूल का एक मास्टर टीचर है। इसलिए वह उन्हें प्रणाम करते हुए कहता है, प्रणाम मास्टर टीचर, दरअसल मैंने कभी एक्सपर्ट लेवल के टेस्ट कभी दिए नहीं है और इसलिए मुझे पता नहीं है कि मुझे टेस्ट देने के लिए कहाँ जाना है। नीलेश की यह बात सुनकर कि ये मास्टर टीचर रोहन बजाज हंस पड़ते हैं और फिर कहते हैं, मुझे पता नहीं था कि तुम अच्छा मजाक भी कर लेते हो। तुमने कई बार एक्सपर्ट लेवल के टेस्ट दिए हैं और बार बार फेल हुए हो, और फिर भी कहते हो कि तुमने कभी एक्सपर्ट लेवल के टेस्ट दिए नहीं है। यहाँ सब कहते हुए मास्टर टीचर रोहन बजाज पास खड़े नीलेश की पीठ थपथपाते हुए कहते हैं, चलो ये भी एक अच्छा तरीका है अपनी बुरी यादों को भुलाने का। आशा करता हूँ इस बार तुम अच्छे नंबरों से पास हो जाओगे। चलो मैं भी उसी ओर जा रहा हूँ, अगर तुम मेरे साथ आना चाहते हो तो आ सकते हो। इतना कहकर 2 सितारा मास्टर टीचर रोहन बजाज आगे चल देते हैं और नीलेश भी उनके पीछे पीछे चल पड़ता है। वे दोनों मास्टर स्कूल के बिल्डिंग से अलग एक बिल्डिंग के पास पहुंच जाते हैं, जहां पहुंचने पर मास्टर टीचर रोहन बजाज उसे कहते हैं, इस बिल्डिंग के पहले कमरे पर एक स्पोर्ट लेवल 1 और 2 का टेस्ट लिया जाता है, तो अभी तुम वहां जा सकते हो। जल्दी करो, मास्टर टीचर शक्ति सिंह तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। तुम्हें पता ही होगा कि उन्हें देर से आने वाले लोग बिल्कुल ही पसंद नहीं है। इतना कहकर रोहन बजाज वहां से चले जाते हैं। नीलेश भी अब तेज कदमों के साथ उस बिल्डिंग के पहले नंबर के कमरे की ओर तेजी से अपना कदम बढ़ाते हुए जल्दी ही वहां पहुंच जाता है। वहां पहुंचने पर वह सामने एक व्यक्ति को खड़ा पाता है, जिसकी उम्र यही कोई लगभग 30 से 35 वर्ष आयु की रही होंगी, और उसने भी काला कोट पहना हुआ था और उसके सीने पर 3 सुनहरे रंग के सितारे चमक रहे थे और उन सितारों के नीचे लिखा हुआ था मास्टर टीचर शक्ति सिंह। क्या तुम ही नीलेश माथुर हो? तुम्हें पता था ना आज तुम्हारा एक्सपर्ट लेवल का टेस्ट है? क्या तुम्हें इस समय का कोई ज्ञान भी नहीं है? तुम्हें क्या लगता है क्या मैं दिन भर तुम्हारा यहाँ प्रतीक्षा करता रहूंगा? नीलेश को देखते ही मास्टर टीचर शक्ति सिंह उस पर बरस पड़ते हैं। मास्टर टीचर शक्ति सिंह पूरे मार्शल आर्ट स्कूल में उनके सख्त नियमों और समय की पाबंदी के लिए जाने जाते थे। जो लोग समय पर नहीं पहुंचते थे उन्हें मास्टर टीचर शक्ति सिंह नाकारा, निकम्मा और बेकार समझते थे। आज ऐसा ही कुछ धारणा नीलेश के लिए मास्टर टीचर शक्ति सिंह की नजरों में बन गया था। मास्टर टीचर शक्ति सिंह नीलेश को बहस करते हुए ऐसे देख रहे थे मानो वह किसी एलियन को देख रहे हो, क्योंकि टेस्ट रूम में आने से पहले शक्ति सिंह ने नीलेश का पूरा बायोडेटा पढ़ा हुआ था, और नीलेश के बायोडेटा से उन्हें यहाँ साफ पता चल गया था कि नीलेश वाकई में एक नालायक और बेवकूफ किस्म का लड़का था। वैसे उन्हें नीलेश से कोई उम्मीद नहीं थी, उन्हें पूरा यकीन था कि नीलेश इस टेस्ट में फिर से फेल होगा। इसलिए समय ज्यादा बर्बाद ना करते हुए मास्टर टीचर शक्ति सिंह पास खड़े नीलेश को देख कहते हैं, अच्छा ठीक है, कमरे के अंदर जाओ और अपना टेस्ट पूरा करके बाहर आ जाना। इतना कहकर नीलेश को नजरअंदाज कर मास्टर टीचर शक्ति सिंह पास पड़े एक कुर्सी पर जाकर बैठ जाते हैं। नीलेश या जान और समझ रहा था कि शक्ति सिंह उन्हें नजरअंदाज कर रहा है, फिर भी वहां चुपचाप उस कमरे के अंदर प्रवेश कर जाता है जहां उसे एक्सपर्ट लेवल के टेस्ट देने थे। और अंदर प्रवेश करने पर सबसे पहले नीलेश के सामने खड़े थे 4 लकड़ी के बने हुए पुतले, जो देखने पर बिल्कुल किसी इंसान की तरह ही लग रहे थे। 3 स्टार मास्टर टीचर शक्ति सिंह नीलेश को नजरअंदाज कर उसे अंदर प्रवेश करने को कहते हैं, और इस बीच में शक्ति सिंह अंदर प्रवेश कर चुके नीलेश को टेस्ट के नियम और उसके गाइडलाइन बताना भूल जाते हैं। और जब उन्हें ये याद आता है और नीलेश को ये सब जानकारी देने के लिए पीछे मुड़ते हैं, तब तक टेस्ट रूम का दरवाजा बंद हो चुका था, जिस पर शक्ति सिंह एक गहरी लंबी सांस भरते हुए खुद से बड़बड़ाते हुए कहते हैं, वैसे भी नियम और गाइडलाइन जानकार ये लड़का कर भी क्या लेगा, उसे तो बस कुछ सेकंड में बाहर आना ही है। ये सोचकर फिर से अपनी कुर्सी पर बैठ जाता है। नीलेश के अंदर गए हुए बस 30 सेकंड हुए ही थे कि तभी अंदर से एक धमाके की आवाज सुनाई पड़ती है, और साथ ही सुनाई पड़ती है किसी के गिरने की आवाज। ये सुनकर के शक्ति सिंह अपने कुर्सी से खड़े हो जाते हैं और टेस्ट रूम के दरवाजे की ओर देखने लगते हैं।
दरवाजा अभी भी बंद था और दरवाजे के बगल में लगी रिजल्ट वॉल में कोई रिजल्ट दिखाई नहीं पड़ रहा था। ऐसे में मास्टर टीचर शक्ति सिंह को थोड़ी चिंता होने लगी थी, क्योंकि अगर अंदर नीलेश को किसी प्रकार की चोट लग जाती है तो उसका जिम्मेदार शक्ति सिंह को माना जाता, क्योंकि टेस्ट के साथ स्टूडेंट की सुरक्षा को तय करना भी टेस्ट रूम इन्विजिलेटर का काम होता था। वैसे वो पहले ही एक गलती कर चुके थे जब उन्होंने नीलेश को नजरअंदाज कर उसे टेस्ट के नियम और गाइडलाइन के बारे में जब नहीं बताया था। ओफ, ये लड़का बेवकूफ तो है ही, पर साथ में किसी मुसीबत से भी कम नहीं है। ना जाने अंदर इसने अपना कौन सा हड्डी तुड़वा लिया है। इतनी बार टेस्ट देकर फेल होने पर भी क्या इसे टेस्ट के नियम और गाइडलाइन नहीं पता थे क्या? खुद से बातें करते हुए शक्ति सिंह अपना सारा दोष नीलेश के सर उड़ेलने को तैयार बैठा था, पर तभी टेस्ट रूम का दरवाजा खुलता है और अंदर से नीलेश बाहर आते हुए अपने कपड़ों को झाड़ने लगता है, क्योंकि वो धूल से सना हुआ था। बेवकूफ, अंदर तुम कर क्या रहे थे? जब फेल ही होना था तो अपनी हड्डियां तुड़वाने की क्या जरूरत थी? क्या तुम मुझे भी फंसाना चाहते थे? नीलेश के बाहर आते ही शक्ति सिंह उस पर बरस पड़ता है, परंतु नीलेश चुपचाप वहां से चला जाता है, क्योंकि उसे शक्ति सिंह का यह व्यवहार ठीक नहीं लग रहा था। अगर कुछ देर वो वहां खड़ा रहा तो हो सकता था कि नीलेश उसका मुंह तोड़ दे। तभी शक्ति सिंह की नजर रिजल्ट वॉल पर पती है, जिस पर नंबर लगातार घूम रहे थे जो रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। कि तभी एक एक कर रिजल्ट वॉल में संख्या का आना शुरू हो जाता है। 100 में से 200 नंबर। ये कैसा नंबर है? उसके मुंह से बस इतना शब्द निकला ही था कि उसके दिमाग की बत्ती गुल हो जाती है और टेस्ट रूम के अंदर दौड़कर जाता है, जहां का नजारा देख करके उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाता है। वो अपना सिर पकड़ के वहीं बैठ गए थे, क्योंकि उन्हें चक्कर आ रहे थे। दरअसल अंदर पहुंचते ही शक्ति सिंह को टेस्ट रूम के चारों ओर उन पुतलों के टुकड़े यहाँ वहां बिखरे हुए दिखाई पड़ते हैं, जो खास तरह के लकड़ियों से बनाया गया था। और इस रोबोट नुमा लकड़ी को बनाने वाला भी कोई साधारण इंसान नहीं, बल्कि 3 स्टार लेवल का कारीगर था, जिनके द्वारा बनाए गए पुतले को 3 स्टार लेवल के लड़ाकू भी नहीं तोड़ सकते थे। अगर कहे तो इसे तोड़ना शक्ति सिंह के बस में भी नहीं था। और यह सब कुछ नीलेश ने मात्र 30 सेकंड के अंदर किया था। इसका साफ मतलब था कि नीलेश का लेवल किसी 3 स्टार लड़ाई मास्टर के बराबर का था। खैर, सदमे खाया हुआ मास्टर टीचर शक्ति सिंह इस बात की जानकारी देने के लिए तुरंत प्रिंसिपल के ऑफिस की ओर दौड़ लगता है। वहीं नीलेश पहुंचता है सीधे स्कूल के पुस्तकालय भवन के पास, क्योंकि उसे और भी जल्दी से अपने बॉडी को सोल पावर इस्तेमाल करने के लायक बनाना था। वैसे मार्शल आर्ट स्कूल उस शहर के जाने माने स्कूलों में से एक था, इसलिए वहां की पुस्तकालय काफी बड़ी थी और नीलेश को पूरी आशा थी कि उसे वहां कुछ ऐसे तारकिबों की किताब जरूर मिल जाएगी जिससे जल्द अपने बॉडी को मजबूत बना सके। परंतु पुस्तकालय की भी अपनी एक श्रेणी थी, जहां लेवल अनुसार किताबों के मालों पर प्रवेश करने की अनुमति मिलती थी। और देखा जाए तो नीलेश अभी भी बिगनर के लेवल पर ही था। भले ही उसने एक्सपर्ट लेवल 1 का टेस्ट पार कर लिया था, परंतु आधिकारिक तौर पर उसे लेवल 1 का टोकन प्राप्त नहीं हुआ था। वैसे भी लेवल 1 या 2 में उसे ऐसी किसी तकनीक के मिलने की कोई उम्मीद नहीं थी जिससे वो अपने बॉडी को स्ट्रांग कर पाए, और जब उसे बिगनर के माले से ऊपर जाने नहीं दिया जाता है तो उसे वहां बहस करना ठीक नहीं लग रहा था, इसलिए वो वापस बाहर आ जाता है। बाहर रास्ते में उसे मास्टर टीचर शक्ति सिंह फिर से मिल जाते हैं, जिन्हें देख नीलेश दूसरी ओर मुड़कर वहां से जाने वाला ही होता है कि शक्ति सिंह उसे पीछे से बुलाते हुए कहता है, नीलेश माथुर, 1 मिनट रुको। इतना कहकर वो नीलेश के पास जाकर के कहते हैं, तुमने अपना टेस्ट पास कर लिया है, परंतु कुछ बातें हैं जो बहुत ही अजीब है, इसलिए तुम्हें प्रिंसिपल बुला रहे हैं, तो क्या तुम मेरे साथ प्रिंसिपल ऑफिस चल सकते हो? इस बार शक्ति सिंह के व्यवहार और आवाज में स्थिरता दिखाई पड़ रहा था, क्योंकि वो अब नीलेश को गंभीरता से लेने लगे थे। मास्टर टीचर शक्ति सिंह की बातें सुनकर के नीलेश कहता है, ठीक है, अगर कह रहे हैं तो मैं साथ जरूर चलूंगा। इस पर शक्ति सिंह उसे थैंक यू कहता है, जो बड़ा ही अजीब था, क्योंकि आमतौर पर टीचर स्टूडेंट्स को इस तरह थैंक यू नहीं कहते थे, परंतु टेस्ट रूम की जो हालात शक्ति सिंह ने देखी थी, शायद उसका उनके दिमाग पर गहरा असर पड़ा था। पुस्तकालय भवन से दोनों सीधे प्रिंसिपल अक्षय परिहार के ऑफिस की ओर बढ़ते हैं, जो वहां से कुछ कदमों की दूरी पर ही था। और पहुंचते ही प्रिंसिपल अक्षय परिहार मुस्कुराते हुए नीलेश से कहते हैं, आओ नीलेश, मैं तुम्हारा ही प्रतीक्षा कर रहा था। वैसे तुम्हें टेस्ट देने को कहा था, टेस्ट लेने वाले पुतले को तोड़ने के लिए नहीं कहा था। ये बात सुनकर के नीलेश का चेहरा शर्म से गुलाबी हो जाता है और फिर कहता है, माफ कीजिएगा प्रिंसिपल महोदय, दरअसल मैं उन पुतलों को तोड़ना नहीं चाहता था, परंतु टेस्ट के दबाव में शायद मेरा पंच थोड़ा जोर से लग गया था। ये बात सुनकर के शक्ति सिंह के होश उड़ जाते हैं और मन ही मन सोचते हैं, थोड़ा ज्यादा? अगर ये थोड़ा था तो ज्यादा में तुम क्या करोगे? क्या पूरे स्कूल को ही धूल में मिला दोगे? ये ख्याल पास खड़े शक्ति सिंह के मन में चल ही रहे थे कि तभी प्रिंसिपल अपने दोनों हाथ पीछे की ओर करते हुए नीलेश के पास आकर के कहते हैं, देखो नीलेश, अभी तुम्हारी उम्र केवल 17 साल की है और मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें बहुत जल्दी है, इसलिए हालात और परिस्थितियों अनुसार पहले अपने मन को स्थिर करो, उसके बाद अपने लक्ष्य को तय कर योजना अनुसार एक एक कदम आगे बढ़ाओ, क्योंकि इस तरह जल्दबाजी मत करो, कहीं तुम्हें कोई नुकसान उठाना ना पड़ जाए। दरअसल नीलेश यानी कि धीरेंद्र जब से इस नए शरीर में आया था, उसके दिमाग में बस यही एक बात चल रही थी कि जल्दी से जल्दी अपने पुराने क्षमता को प्राप्त कर ड्रैगन लॉर्ड के प्रक्रिया को शुरू करें, परंतु इस जल्दबाजी में वो ये भूल गया था कि अब वो धीरेंद्र शाह नहीं बल्कि नीलेश माथुर है, और उसकी भी एक लिमिट है। अगर वो नीलेश के लिमिट से बाहर जाता है तो लोगों की नजर उस पर पड़ सकती है, इसलिए उसे अपने मन को सबसे पहले स्थिर करना होगा और नीलेश के लिमिट अनुसार आगे बढ़ना होगा। वैसे भी योगेंद्र के लिए ड्रैगन लॉर्ड के प्रक्रिया में जाने के लिए कुछ वर्ष तो ऐसे भी लगने वाले थे। प्रिंसिपल के बातों से नीलेश को सही गाइडेंस मिलता है, जिस पर नीलेश विचार कर हाथ जोड़कर कहता है, थैंक यू प्रिंसिपल सर, आपके बातों का मैं खास ध्यान रखूंगा। जिसके पश्चात प्रिंसिपल अक्षय परिहार मुस्कुराते हुए कहते हैं, बहुत अच्छे, चलो अब जबकि तुमने टेस्ट पास कर लिया है तो तुम अपने पुराने दोस्तों के साथ लेवल 3 के क्लास में बैठ सकते हो। सीधे एक्सपर्ट लेवल 3 में प्रमोट होता देख नीलेश कहता है, पर मैंने तो लेवल 1 के टेस्ट को पास किया था ना।
जिस पर प्रिंसिपल अक्षय परिहार कहते हैं, मुझे पता है, परंतु जिस तरह से तुमने उन पुतलों के टुकड़े किए हैं, मुझे लगता है तुम्हें लेवल 3 में भेजना ठीक होगा। फिर कुछ सोच करके प्रिंसिपल कहते हैं, वैसे भी तुम्हारे पुराने साथी उसी लेवल में है। ये कहने के पश्चात प्रिंसिपल नीलेश को लेवल 3 के क्लास में लेकर जाने के लिए मास्टर टीचर शक्ति सिंह को कहते हैं, जिसके पश्चात वो नीलेश को लेकर के सीधे लेवल 3 के क्लास में लेकर के जाते हैं, जहां पहले से 15 से 20 लड़के और लड़कियां वहां थी। दरअसल एक्सपर्ट लड़ाकू के कुल 10 लेवल होते थे, जिसके बाद आता था एक स्टार लड़ाकू या फिर मास्टर टीचर, और इस तरह कुल 10 स्टार होते थे, जिसमें से 7 स्टार लड़ाकुओं को सिल्वर मास्टर, 8 स्टार वालों को गोल्ड मास्टर, 9 स्टार वाले को प्लेटिनियम मास्टर और 10 स्टार वालों को ग्रैंड मास्टर कहा जाता था, जो कि कभी धीरेन्द्र शाह हुआ करता था। नीलम सिटी के मार्शल आर्ट स्कूल के प्रिंसिपल अक्षय परिहार के आदेश अनुसार शक्ति सिंह नीलेश को एक्सपर्ट लेवल 3 के क्लासरूम तक लेकर के जाते हैं, जहां पहले से 15 से 20 स्टूडेंट्स उपस्थित थे, जिनमें अधिकतर मस्तांग राज्य के बड़े बड़े घरानों के बच्चे शामिल थे, जिनमें से खास तौर पर नीलम सिटी के मेयर की बेटी सुजल गुप्ता और मस्तांग राज्य की राजकुमारी नीलिमा शर्मा विशेष थी। कुछ छात्र छोटे छोटे मंत्रिमंडल में शामिल घरानों के बच्चे भी थे, जो संख्या में यही कोई 5 से 6 लोग होंगे। ऐसे में एक नए छात्र का सीधे तौर पर शामिल होना उन्हें कुछ ठीक नहीं लग रहा था, क्योंकि नीलेश के विषय में पूरे मार्शल आर्ट स्कूल जानता था कि वो कितना नालायक और बेवकूफ लड़का था। ऐसे में उसका उन टैलेंटेड छात्रों के बीच बैठना उनके लिए अपमान के बराबर लग रहा था। बच्चों, ये है नीलेश माथुर और आज इसने अपने एक्सपर्ट लेवल टेस्ट को पास किया है, तो आज से ये तुम्हारे साथ प्रशिक्षण लेगा। ये कहते हुए शक्ति सिंह को बाकी के छात्रों के साथ बैठने के लिए जाने को कहते हैं, परंतु आगे बैठे हुए छात्र नीलेश को अपने साथ बैठाना नहीं चाहते थे, इसलिए पूरी जगह में वो फेल कर बैठ जाते हैं ताकि नीलेश को बैठने के लिए जगह ना मिल पाए। ये देख नीलेश आगे पीछे दाएं बाएं चारों ओर देखता है, जिसके पश्चात उसे एक ही जगह दिखाई पड़ता है। वो था सबसे पीछे वाली सीट, जहां से शायद ही सामने का नजारा ढंग से दिखाई पड़ता होगा, इसलिए वहां अक्सर कोई छात्र नहीं बैठता था, परंतु अभी के लिए नीलेश को वही स्थान खाली दिखाई पड़ रहा था, तो आगे बढ़कर सबसे पीछे वाली सीट पर जाकर के वह बैठ जाता है। नीलेश को अपने सीट पर जाकर बैठता देख मास्टर टीचर शक्ति सिंह मुस्कुरा करके वहां से चले जाते हैं। दरअसल टेस्ट रूम वाले घटना के पश्चात अब शक्ति सिंह अपने नीलेश को बड़े ही गंभीरता से लेने लगे थे। उन्हें नीलेश में एक प्रतिभाशाली भविष्य का योद्धा दिखाई देने लगा था। वैसे अभी से यह कल्पना करना पूर्वाग्रह से ग्रसित होना माना जाएगा, परंतु एक मास्टर टीचर होने के नाते शक्ति सिंह को नीलेश की क्षमता और प्रतिभा ने काफी ज्यादा प्रभावित किया था। खैर, अभी इन सब बातों का कोई महत्व नहीं था, क्योंकि फिलहाल नीलेश को उन छात्रों का भी सामना करना था जिन्हें ये लगता था कि नीलेश का स्तर उनके साथ बैठने का नहीं था। शक्ति सिंह के वहां से गए बस कुछ ही मिनट हुए थे कि भार्गव शुक्ला, जो मस्तांग राज्य के शक्तिशाली परिवारों में से एक शुक्ला परिवार से था, अपने कुछ साथियों के साथ उसके पास आकर के कहता है, क्यों भाई बदबूखोर, ऐसा कैसा टेस्ट दिया तूने कि सीधे तू हमारे बीच आकर के बैठ गया। तू अच्छे से जानता है कि तेरा हमारे साथ बैठने की औकात नहीं है, फिर भी तू मुंह उठा के चला आया। ये कहते हुए भार्गव पूरे ताकत के साथ नीलेश को पंच मारता है, परंतु उसके पंच को नीलेश बड़े ही आसानी के साथ अपने हथेली में पकड़कर जकड़ लेता है, जिसे भार्गव कोशिश करने पर भी छुड़ा नहीं पा रहा था। ये सब करते समय नीलेश ने भार्गव शुक्ला को देखा तक नहीं था। मेरा हाथ छोड़, मैं कहता हूँ छोड़ मेरा हाथ, पूर्ण विराम। ये कहते हुए भार्गव अपनी पूरी ताकत के साथ अपने हाथ को पीछे खींचता है और उसी समय नीलेश भी उसके हाथ को छोड़ देता है, जिसके चलते भार्गव सीधे जाकर के सुजल गुप्ता के गोद में जाकर के गिरता है, जिस पर सुजल उसे एक लात मारती है, जिस कारण भार्गव हवा में उछलकर क्लासरूम के दरवाजे पर जाकर के गिर जाता है, जहां ठीक उसके आगे खड़ी थी मिस रोशनी चंदेला, जो 3 सितारा मास्टर टीचर थी, और क्लासरूम में घुसते ही अपने एक छात्र को इस तरह उसके आगे गिरता देख कहती है, भार्गव शुक्ला, अगर तुम ये सोचते हो कि मैं तुम्हारे शुक्ला घराने से होने पर तुम्हें पनिशमेंट नहीं दूंगी, तो ये ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो, क्योंकि मुझे तुम्हारे जैसे शैतान बच्चे को ठीक करना अच्छे से आता है। ये कहते हुए भार्गव का कान पकड़कर उसे मिस रोशनी उठाती है और उसके सीट पर जाकर के बैठने को कहती है। 3 स्टार मास्टर टीचर रोशनी चंदेला खास तौर पर रसायन, औषधि और जड़ी बूटी के आयुष विज्ञान पढ़ाती थी, जिसमें उनकी अच्छी पकड़ थी, खास तौर पर रसायन गोली बनाने में, और आज उनका उस क्लास में पहला लेक्चर था। मेरा नाम रोशनी चंदेला है, मैं 3 स्टार मास्टर टीचर हूँ और केमिस्ट मेरा एक प्रोफेशन है, जिसके विषय में आप सभी को लेक्चर देने में यहाँ आई हूँ। इतना कहकर अपने दोनों हाथ पीछे कर कहती है, एक अच्छे केमिस्ट का अपने फ्लेम के ऊपर अच्छा नियंत्रण हो आवश्यक होता है। अगर आपका अपने फायर के फ्लेम पर नियंत्रण नहीं होगा तो संभव है आप अच्छे स्तर की गोलियां नहीं बना पाएंगे। ये कहते हुए मिस रोशनी चंदेला अपने हथेली पर फायर फ्लेम क्रिएट कर कहती है, यह एक नॉर्मल फायर फ्लेम है जो शुरुआती तौर पर कढ़ाई को गर्म करने में काम आती है, जिसके पश्चात उस फायर फ्लेम के आग को बढ़ाते ही जिससे उस फायर फ्लेम का रंग नीला पड़ चुका था, जिसे दिखाते हुए मिस रोशनी चंदेला कहती है, किसी भी जड़ी बूटियों को पिघलाने के लिए आपके फ्लेम में वेरिएशन का होना जरूरी होता है, जैसे कि ये ब्लू फायर फ्लेम। ये कहते हुए नीले रंग के जलते हुए आग को सभी स्टूडेंट्स को दिखाती हुई कहती है, ये आग की एक्सट्रीम लेवल है, जिसे समान अनुपात में बनाए रखने के लिए काफी एनर्जी को ज्यादा एनर्जी को लगाना होता है, और अक्सर केमिस्ट यहीं पर चुक जाते हैं। ये कहते हुए अपनी कलाई को घूमती है, जिससे वह फायर फ्लेम गायब हो जाता है। ये सब कुछ वहां उपस्थित अधिकतर स्टूडेंट्स के लिए एकदम नई बात थी, परंतु वहां कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स थे जिनके लिए यह कोई नई बात नहीं थी, जैसे मस्तांग राज्य की राजकुमारी नीलिमा शर्मा, नीलम सिटी के मेयर की बेटी सुजल गुप्ता और हमारा प्यारा नया नीलेश। सुजल और नीलिमा दोनों एक बड़े घरानों से थी, जिस कारण उनके पास रिसोर्स की कोई कमी नहीं थी और ना ही गाइडेंस की। ऐसे में अन्य स्टूडेंट से उनका आगे होना यह कोई बड़ी बात नहीं थी, परंतु अपने नीलेश के मामले में बात कुछ अलग
ही था। दरअसल नीलेश तो उनसे एक जनरेशन आगे था। एक समय था जब वो ग्रैंड मास्टर के टॉप लेवल पर था और दुनिया की ऐसी कोई तकनीक नहीं थी जिसके विषय में उसे ज्ञान नहीं था, परंतु आज उसकी मुश्किल बस इतनी थी कि उसकी सोल पावर और नॉलेज तो एक्सट्रीम लेवल पर था, परंतु उसकी बॉडी उस नॉलेज और सोल पावर को ऑब्जर्व करने के लिए अभी तक तैयार नहीं था। ऐसे में बस उसका ध्यान एक ही बात पर था कि किसी तरह वह अपने बॉडी को इतना मजबूत बनाए कि वो अपने सोल पावर और नॉलेज का इस्तेमाल कर पाए। वैसे सभी स्टूडेंट्स 3 स्टार मास्टर टीचर मिस रोशनी चंदेला के लेक्चर को बड़े ही ध्यान से सुन रहे थे, परंतु सुजल, नीलिमा और नीलेश का ध्यान कहीं और था, जिसे मिस रोशनी चंदेला नोटिस कर लेती है। ये देख करके मिस रोशनी को थोड़ा गुस्सा आता है। एक तरह से देखे तो यह अपने टीचर के इंसल्ट करने के बराबर था, क्योंकि एक टीचर अपने स्टूडेंट्स को अपना बेस्ट नॉलेज देने का प्रयास करते थे और यही काम मिस रोशनी चंदेला भी कर रही थी, परंतु उन तीनों ने उनके लेक्चर पर ध्यान ना देकर के एक तरह से उसकी इंसल्ट की थी। ऐसे में उन तीनों को सामने बुलाते हुए कहती है, नीलिमा, सुजल और तुम, क्या नाम है तुम्हारा? ये कहते हुए नीलेश की ओर अपने उंगली से इशारा करती है, जिसे सुनकर के नीलेश पहले तो अपने अगल बगल झांक कर देखता है, फिर जब उसे लगता है कि टीचर उसे ही कह रही थी तो खड़े होकर कहता है, जी मेरा नाम नीलेश है, नीलेश माथुर, और मैंने ये क्लास आज ही ज्वाइन किया है। नीलेश की ओर इशारी कर मिस रोशनी की गुस्से भरे चेहरे को देख भार्गव तुरंत खड़े होकर के कहता है, टीचर दरअसल ये एक बिगनर है, लेकिन आज सुबह ही प्रिंसिपल के कहने पर टीचर मास्टर शक्ति सिंह सर ने इसे हमारे साथ पढ़ने इस क्लासरूम में बैठा दिया है। ये कहते हुए भार्गव शुक्ला सामने खड़े टीचर मास्टर मिस रोशनी चंदेला के प्रतिक्रिया का वेट करने लगता है। उसे आशा थी कि यह बात सुन करके रोशनी चंदेला नीलेश पर बरस पड़ेगी और इस तरह से वो नीलेश को मजा चखा पाएगा, लेकिन ठीक उसके उलट रोशनी चंदेला शॉकर हो जाती है और नीलेश को देख कहती है, क्या तुम एक बिगनर हो? अगर हो भी तो जब तुम्हें कुछ अच्छा सीखने को मिल रहा है तो तुम अपना ध्यान व्यर्थ बातों में भटका क्यों रहे हो? फिर एक गुस्से से लाल चेहरा लिए उन तीनों को सामने बुलाते हुए कहती है, तुम तीनों यहाँ सामने आओ और अभी अभी मैंने जो बताया उसे करके दिखाओ। ये देख करके भार्गव मन ही मन खुश होता है, क्योंकि सभी जानते थे कि नीलेश बिगनर के क्लास से अभी अभी प्रोमोट होकर के आया था और उसे उस क्लास में आए कुछ मिनट ही हुए थे। ऐसे में उसका मिस रोशनी के लेक्चर अनुसार परफॉर्म कर पाना नामुमकिन सा था। इससे जाहिर सी बात थी कि टीचर से नीलेश को डांट पती और हो सके तो उसे पनिशमेंट भी मिलता, जिसे सोच सोच कर ही भार्गव शुक्ला अपने मन में लड्डू खाने लगा था। चटेंट नीलेश ने सभी को चौंका दिया। 3 स्टार टीचर मास्टर मिस रोशनी चंदेला जब देखती है कि उसकी लेक्चर के समय नीलिमा, सुजल और नीलेश का ध्यान कहीं और था, तो ये देख टीचर रोशनी चंदेला उन तीनों पर गुस्सा हो गई थी और फिर उन तीनों को अपने पास बुलाती है। वैसे मिस रोशनी चंदेला की भी ये पहली क्लास थी और आने से पहले सभी छात्रों के बारे में रिसर्च कर उनके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में भी पता करके आई थी, परंतु अचानक से वहां उसे एक नया लड़का दिखाई पड़ता है, नीलेश माथुर, जो उसकी लिस्ट में नहीं था। परंतु भार्गव शुक्ला, जिसका अभी अभी नीलेश से झगड़ा हुआ था, वो नीलेश के बारे में बताता है कि नीलेश एक बिगनर है और उसे प्रिंसिपल के कहने पर उन लोगों के साथ बैठाया गया है। दरअसल भार्गव अपने टीचर को यह जताना चाहता था कि नीलेश उन लोगों के साथ वहां बैठकर पढ़ने के लायक नहीं था, और यह बात मिस रोशनी चंदेला भी अच्छे से समझ रही थी कि भार्गव शुक्ला का उद्देश्य क्या था। नीलिमा, सुजल और नीलेश, या तो तुम तीनों खुद को केमिस्ट एक्सपर्ट समझते हो या फिर तुम लोगों को मेरी लेक्चर बेकार लगती है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि अभी तुम तीनों मुझे वह सब करके दिखाओगे जो मैंने थोड़ी देर पहले करके बताया था। टीचर मास्टर मिस रोशनी के बातों को सुनकर के भार्गव घमंड से भरे मुस्कुराहट लेकर के अपने पास बैठे लड़के से कहता है, इन तीनों को बहुत घमंड है ना, आज इनका घमंड इन्हें सजा खाने पर विवश करेगा। मुझे सुजल ने लात मारी थी ना, अब पता चलेगा उसे भी। मिस रोशनी के कहने पर नीलिमा, जो एक राजकुमारी थी जिसकी बड़ी बड़ी आंखें, काले घने बाल, गोरा रंग और आकर्षक फिगर थी, जो किसी के भी दिल पर बिजलियां गिराने के लिए पर्याप्त था, वो आगे बढ़कर थोड़ी देर के लिए आंखें बंद कर फिर हाथ आगे करती है और फायर फ्लैम को क्रिएट कर उसमें वेरिएशन लाते हुए कई प्रकार के रंगों के फ्लैम में बदलने लगती है, जिसे देखकर मिस रोशनी चंदेला देखती ही रह जाती है। वैसे रोशनी चंदेला को यकीन था कि नीलिमा ये कर पाने में सफल होंगी, क्योंकि उसकी फैमिली बैकग्राउंड ही कुछ ऐसी थी जिससे उसे अच्छी गाइडेंस का मिलना तय था। वही सुजल भी आगे बढ़ करके अपनी कलाई घूमती है और फायर फ्लैम उसके हथेली में नाचने ने लगती है, जैसे मानो किसी सपेरे के धुन में नागिन बलखा के नाच रही हो। फिर कुछ देर बाद फायर फ्लेम पीले रंग से लाल होकर के नीले रंग के बदल जाती है, जिसे देख करके टीचर मास्टर मिस रोशनी चंदेला के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ जाती है, जिसके पश्चात वो कहती है, वाकई में तुम दोनों बहुत टैलेंटेड हो, मुझे आशा है तुम दोनों भविष्य में अपने घरानों का नाम जरूर रोशन करोगी। इतना कह करके फिर रोशनी चंदेला नीलेश की ओर देखती है, क्योंकि भार्गव के अनुसार वो एकमात्र बिगीना था। ऐसे में फायर फ्लैम को क्रिएट कर पाना नीलेश के बस की बात लग नहीं रहा था, और ऐसा ही कुछ विचार मिस रोशनी चंदेला के मन में भी चल रहा था। दरअसल जिस मार्शल आर्ट को पूरे कंटिनेंट के लोग सीखते थे, जिसमें से कई बड़े बड़े योद्धा निकलते थे जो दुनिया भर में इंसानियत और न्याय के लिए लड़ते थे, वह एक खास तरह का युद्ध कला था जिसे सोल पावर मार्शल आर्ट कहा जाता था, जिसमें आत्मा के गहराई को बढ़ाते हुए उसे इतना ताकतवर बनाया जाता था कि अद्भुत से अद्भुत कार्य करने में एक व्यक्ति सक्षम हो पाता था। और इस मार्शल आर्ट में हर एक स्टार के साथ एक प्रोफेशन में भी उसी स्टार के लेवल का एक्सपर्ट बनना भी जरूरी था, और ऐसे कुल 10 प्रोफेशन होते थे, जिसमें केमिस्ट प्रोफेशन पहले नंबर पर आता था, दूसरे नंबर पर बीस्ट हैंडलर, तीसरे पर फॉर्मेशन एंड डिजाइन, चौथे पर लोहार, पांचवें पर आर्ट, छठवें स्थान पर डॉक्टर, सातवें स्थान पर शेफ जिन्हें फूड में कभी कहा जाता था, आठवें स्थान पर था म्यूजिक, नवें स्थान पर था आर्कियोलॉजिस्ट और 10वीं स्थान पर था डांसर। परंतु इन प्रोफेशन में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ऊपर के 5 प्रोफेशन थे, जिसमें अच्छा नाम और पैसा दोनों ही एक लड़ाकू मास्टर या फिर टीचर मास्टर को मिलता था। केमिस्ट प्रोफेशन नंबर 1 प्रोफेशन होने के चलते कोई भी स्टूडेंट इस प्रोफेशन को हल्के में नहीं लेता था। ऐसे में नीलेश क्या करता है, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई थी।
वैसे ये सब खेल करना कुछ दिनों पहले तक नीलेश के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि वो बिगिनर नहीं बल्कि ग्रैंड मास्टर धीरेन्द्र शाह हुआ करता था। परंतु नीलेश के बॉडी में आने के बाद उसके कमजोर बॉडी पर नीलेश को यानी कि धीरेन्द्र को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था। परंतु कल रात के घटना के पश्चात नीलेश की बॉडी काफी हद तक मजबूत बन गया था, इसलिए ज्यादा नहीं तो भी कम से कम फायर तो क्रिएट कर ही सकता था। यह मन ही मन ये सोचते हुए नीलेश अपनी जगह पर खड़ा था। ये देख करके मिस रोशनो चंदेला आवाज देते हुए नीलेश से कहती है, खड़े खड़े सोच क्या रहे हो, जल्दी करो, हम ऐसे ही दिन भर तुम्हारा वेट नहीं कर सकते हैं, सख्त लहजे में टीचर मास्टर मिस रोशनी चंदेला कहती है। जिसे सुनने के पश्चात नीलेश लड़ाई के मूव के साथ हरकतें करते हुए अपने दोनों हाथों में फायर फ्लैम क्रिएट करता है, जिसकी तपिश इतनी ज्यादा थी कि पूरे क्लासरूम का तापमान बढ़ गया था। नीलेश की फ्लैम में वेरिएशन के साथ उस पर नियंत्रण भी था, और सबसे अजीब बात यह थी कि नीलिमा और सुजल के साथ साथ मिस रोशनी चंदेला के फ्लैम से भी ज्यादा बड़ी, शुद्ध और साफ गाढ़ी फ्लैम नीलेश की दिखाई पड़ रहा था, जिसका के साफ अर्थ था कि नीलेश की फ्लैम उन तीनों के फ्लैम से काफी ज्यादा स्ट्रांग और तेज तपिश वाली फ्लैम थी। जब नीलेश के फायर फ्लैम की तपिश जब ज्यादा बढ़ने लगती है तो रोशनी चंदेला उसे बंद करने को कहती है, जिसके पश्चात नीलेश अपने दोनों कलाई घुमाते हुए फ्लैम को बंद कर देता है। ये देख करके क्लासरूम में उपस्थित सभी की आंखें फटी की फटी रह जाती है। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि एक बिगनर उनके क्लास में आते ही किसी एक्सिट केमिस्ट की तरह इतना भीषण फायर फ्लैम क्रिएट भी कर सकता था। वही भार्गव के माथे से पसीना टपक रहा था, डर से उसका गला भी सूख रहा था कि तभी उसे पास बैठा उसका साथी कहता है, अच्छा हुआ कि तुम मुझसे ज्यादा उलझे नहीं, वरना ये तो तुम्हें केवल अपने फायर फ्लैम से ही रांग बना डालता। ये सुनकर के भार्गव के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वही मास्टर टीचर रोशनी चंदेला नीलेश के इस प्रतिभा से काफी ज्यादा प्रभावित होती है, क्योंकि आज से पहले कोई केमिस्ट के फ्लैम में उन्होंने इतनी तपिश और कमाल का नियंत्रण आज तक नहीं देखा था। वैसे नीलिमा और सुजल के फायर फ्लैम भी कुछ कम नहीं थे, परंतु देखा जाए तो नीलेश के फायर फ्लैम के आगे उनका फ्लैम किसी बुझते दिए के लो की तरह लग रहे थे। वाह, कमाल की फायर फ्लैम है तुम्हारी, और उतना ही शानदार तुम्हारा उस पर नियंत्रण पाना था। शायद इतनी ज्यादा नियंत्रित रूप से फ्लैम को कंट्रोल और उसमें तपिश मैं भी क्रिएट नहीं कर सकती हूँ, पता नहीं क्यों, पर मुझे लगता है तुम्हें एक्सपर्ट लेवल 5 या फिर 6 का टेस्ट देना चाहिए। रोशनी चंदेला के ऐसे कहने पर सभी चौंक जाते हैं, क्योंकि बिगनर से सीधे लेवल 3 के क्लासरूम में आए नीलेश को मुश्किल से घंटा भर भी नहीं हुआ था कि और एक टीचर मास्टर उसे लेवल 5 या फिर 6 का टेस्ट देने को कह रही थी, जिसे सुनकर के भार्गव को रोना आ गया था। वहीं नीलेश के इस टैलेंटे को देख करके सुजल और नीलिमा भी काफी ज्यादा इंप्रेस हो गई थी, और दोनों उसके पास आकर के उससे हाथ मिलाते हुए कहती है, वाकई में तुम्हारी प्रतिभा कमाल की है, आशा करता हूँ तुम हमें भी इस तरह के फायर फ्लैम क्रिएट करना और उस नियंत्रण पाना सिखाओगे। उन दोनों को पासा करके नीलेश से हाथ मिलाने पर नीलेश थोड़ा घबरा जाता है, क्योंकि आज से पहले नीलेश ने किसी युवतियों से हाथ नहीं मिलाया था। हमेशा से नीलेश लड़कियों से दूर ही रहता था, इसलिए उसके माथे से पसीना टपकने लगा था। वैसे 3 स्टार टीचर मास्टर रोशनी चंदेला को अब नीलेश पर ज्यादा इंटरेस्ट आने लगा था। वो मन ही मन सोचती है, अगर ये लड़का इतनी शक्तिशाली फ्लैम को नियंत्रण कर सकता है तो अवश्य ही ये आयुष्मान पोषण की रसायन गोली भी बना पता होगा। ये सोचकर मास्टर टीचर रोशनी चंदेला अपनी कलाई घुमाते हुए अपने स्टोरेज लॉकेट से एक कढ़ाई निकालती है, जो लगभग 3 फीट ऊंचा और उसका व्यास लगभग 2 फीट का लग रहा था, जिसे देख वहां उपस्थित किसी भी स्टूडेंट को ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उनके टीचर मास्टर रोशनी चंदेला क्या करना चाहती थी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।